अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पावर टॉक में खुशामदीद। मैं हूं मेज़बान नबीला बंगश। नाजरीन, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले IMF को ख़त लिखा। ख़त लिखने के बाद अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड किया। इसी के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। तो क्या इस हवाले से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने में क्या पॉलिटिशियंस इस दफ़ा कामयाब हो जाएंगे, और IMF की क्या है शराइत, इसी हवाले से भी बात करेंगे प्रोग्राम में। मेरे साथ सीनियर एनालिस्ट और एंकर पर्सन ताहिर मलिक साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया ताहिर मलिक साहब, आपने वक्त दिया अपना कीमती। सर, सबसे पहले आज आपसे मेरा सवाल ये है कि IMF को जो ख़त लिखा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले की जानिब से, और फिर वहाँ पर हेड क्वार्टर के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है, किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मौक़िफ़ आया है कि एहतजाज किसी सियासी जमात की तरफ से नहीं है, बल्कि ये वो सियासी कारकुनान है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान की जानिब से वो एहतजाज किया गया है। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, एक्चुअली जो तहरीक इंसाफ है उसकी जो पॉपुलैरिटी है और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो डेफिनेटली ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा है। मुझे खुद भी अमेरिका रहने का इत्तेफाक हुआ है, मैं पढ़ा हूँ वहाँ से। कुछ अल्लाह मियाँ की मेहरबानी को ट्रैवल भी किया है। तो मैं मतलब जो सुनी सुनाई नहीं बात कर रहा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। तो एक जो पॉपुलर एक्सप्रेशन तो कहीं होना है, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो समझते हैं बहुत सारे लोग, एक पुरानी मिथ है यहाँ पे कि पाकिस्तान क्योंकि वेस्ट की एड से चलता है, लोन से चलता है, कर्जों से चलता है, तो जो वो ताकतवर हैं हुक्मरान, अगर आप उनको पाकिस्तान से तो छेड़ेंगे तो वो आपको बड़े मसाइल का शिकार हो जाते हैं, आप पे प्रेशर आ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, जो अब मैं आपके सवाल पे आने लगा हूँ। क्योंकि वैसे भी इमरान खान की जो खामियां हैं, खूबी उसकी ये है कि वो बड़ा पॉपुलर है, मगर मेरी राय में इमरान में ऑर्गेनाइजेशन नहीं है उसकी पार्टी में। तो मुझे नहीं हुँ। लगता कि इतनी ऑर्गेनाइज पार्टी है जिसका लीडर जेल में हो। बल्कि आज की ताज़ा खबर थी कि जेल जहाँ पे इमरान खान बंद है उसके बाहर बाड़ लगाई जा रही हैं। आपको मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा उसकी लेटेस्ट फुटेज जो आज सुबह की है। तो इस तरह जो लीडरशिप बंद हो, वकला सारे ऊपर आ गए हैं, कोई पॉलिटिकल फेस ही नहीं है पार्टी का, कोई शक्ल ही कोई नहीं है, तो मेरे ख्याल में मुश्किल है कि उसमें कोई इतनी ऑर्गेनाइज्ड आपके जी IMF के बाहर आप हंगामे करें और ओपिनियन बनाएं। ये कुछ लोगों का ही मुझे लगता है रिएक्शन, मगर डेफिनेटली जिनका दिल और जो मोहब्बत है वो इमरान खान के साथ है और PTI के साथ है। सर, आपने कहा कि वुकला की जानिब से अगर हम बात करें, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक़्त जो वुकला है, क्या उनके दरमियान कोई इत्तेफ़ाक है, इत्तेहाद है? देखिए, मैंने आपके सवाल का आधा जवाब पहले भी दे दिया है। अगर आप खान की पॉलिटिक्स पे गौर करें तो हुँ। 26-27 साल की जो पॉलिटिक्स है, इत्तेफाक ऐसा है कि जो इमरान की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं उस उन जर्नलिस्टों में शामिल हूँ जिनके हाथों में इमरान की बर्थ हुई। तो मैं कंसिस्टेंटली देख रहा हूँ कि इमरान बड़ा पॉपुलर आदमी है, कम्युनिकेटर अच्छा है, मजहब का भी जैसियत देता है, नेशनलिज्म का भी जैसियत देता है, स्ट्रॉन्ग आदमी का भी जैसियत देता है, हीरो का भी जैसे देता है, फास्ट बॉलर भी है और लड़ने वाला भी है, बड़े उसने इमेजेस रखे हैं। मगर मुझे उसमें जो फ्लॉ नजर आया शुरू से, वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का है, तंजीम का है। मतलब देखें ना, जब आप इतनी बड़ी अपनी तरफ से आप एक स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप रोज वीलॉग करते थे, रोज आपके घर के पास हजारों लोग इकट्ठे थे, एक समा था मेले का, आपने ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं कोई की। आपने ए लीडरशिप होती है, B लीडरशिप होती है, C लीडरशिप होती है। तो उसका नुकसान ये हुआ कि जूं ही खान साहब गिरफ्तार हुए और पार्टी पे देखे, वो मतलब 12-12 घंटे में 12,000 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो गई। तो अगर आप पीपल्स, इससे पहले क्योंकि मेरी एज काफ़ी ज़्यादा है, मैंने भुट्टो का भी ज़माना देखा है क्योंकि बहुत छोटा था मैं। तो भुट्टो इस तरह नहीं साफ हुआ था। या जब नवाज शरीफ ने रजिस्ट किया 2016 में, 17 में, 18 में, उनकी रेजिस्टेंस में पॉलिटिकली देखे एक भी MNA MP नहीं टूटा नवाज शरीफ का। मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ बड़ा अजीम है, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। इसी तरह आज भी पीपल्स पार्टी देखे, 5वीं दफा उनकी, 6ठी दफा हुकूमत में आ गए हैं, तो बेस वही भुट्टो की है। तो मैं समझता हूँ कि इमरान का जो बहुत बड़ा फ्लॉ है वो पॉलिटिकल तंजीम साजी की कमी है। उससे खला में सारे वकला आ गए हैं। वकला जिसने इमरान का केस किया वो पार्टी का MNA बन गया, वो पार्टी का फेस बन गया। तो मैं समझता हूँ ये नाकामी है पॉलिटिकल।
ठीक है। सर, ये बताइएगा, शेर अफ़ज़ल मरवत ने जैसे कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से जो इत्तेहाद किया वो उसको नुकसान पहुँचा। तो आप बाकी ओकला ने भी इससे इत्तेफ़ाक किया है पार्टी में ही, तो आप इस बात को किस तरह देखते हैं शेर अफ़ज़ल मरवत की? ये भी वही मेरा एक ही आर्गुमेंट चल रहा है। देखें ये भी कितना बड़ा फेलियर है, आपके पास इतने बड़े वकील हैं और ये खुद मरवत खुद जज भी रहा है। तो जब आप लोगों ने एक पार्टी के साथ इत्तेहाद किया, पहले आपका जमात इस्लामी के साथ हुआ, 12 घंटे में हुँ, आपको याद होगा कि ये फिजिबल नहीं है। फिर आपका मजलिस के अलावा जो हमारी दूसरी एक शिया बरादरी है उनके साथ भी आपकी निगोशिएशन हुई। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं समझ रहा हूँ कि इतनी बड़ी पार्टी हो, पावर में रही हो, और मुझे कोई शक नहीं है पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी, उसकी डिसीजन मेकिंग देखें कि आपने किसी ने ये सवाल ही नहीं उठाया कि मजलिस ये जो जिसमें हम शामिल होने जा रहे हैं कौंसिल में, ये तो इस इंतखाब में हिस्सा ही नहीं ले रही, इसका निशान ही कोई नहीं है। इसके चेयरमैन ने खुद आज़ाद उम्मीदवार के कैंडिडेट्स लिखा है। और सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ समझने वाली है कि अगर आप पाकिस्तान में पॉलिटिकली कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको ये कोई स्विट्जरलैंड या नॉर्वे नहीं है, तो यहाँ रियासत का रियासती इदारों का बर्ताव जो आपके साथ बड़ा डिफरेंट होता है। तो जब आपने मिसाल, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपके पास गाड़ी का लाइसेंस हो तो आप थोड़ा रिलैक्स होकर गाड़ी चला सकते हैं, अगर गलती हो जाएगी तो जुर्माना होगा। आपके पास लाइसेंस भी नहीं है और आप गाड़ी भी तेज चला रहे हैं, तो फिर तो माफी नहीं ना है। मतलब आप देखें ना कितनी पुअर डिसीजन मेकिंग आपने की, आपने कौन सी पार्टी के साथ इत्तेहाद किया है जो इलेक्शन का हिस्सा ही नहीं थी। तो निजाम ने आपको फारग कर दिया, आपकी सारी जो सीटें थी रिजर्व वो छीन ली आपसे। सर, अली अमीन गंडापुर का जो मुलाकात रही है वज़ीर आज़म साहब से, उसके बाद उन्होंने मीडिया टॉक करते हुए ये कहा कि रियासत सबसे पहले, रियासत के लिए मुलाकात की, सियासत हर किसी की अपनी-अपनी। लेकिन वज़ीर आज़म ने हल्फ़ उठाया, वो हाज़िर नहीं थे, सदर साहब ने हल्फ़ उठाया, वो हाज़िर नहीं थे। तो इस मुलाकात को आप किस तरह देखते हैं? क्या इस मुलाकात के बाद तहरीक-ए-इंसाफ़ पीएमएलएन के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर सकती हैं? ये जो बात आपने की, ये एहसन इकबाल जो हमारे वफाकी वजीर हैं उन्होंने कहा है। बेसिकली जो पॉइंट है, जो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, जो पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के बाद जब आपके पास जो आपकी वफाक है उसके पास जितना टैक्स इकट्ठा होता है उसमें 59-60% वापस सूबों को जाता है उनकी आबादी के हिसाब से। तो आप बेसिकली डिपेंडेंट है वफाक पे। मुझे ये लगा है कि गंडापुर को ये रियलाइज हुआ है कि आप सीएम या एक सूबा जो ऑलरेडी डिफॉल्ट हो चुका है, आप बड़कों से, पंजाबी का लफ्ज होता है बस वो नारेबाजी कह लें, अच्छी अच्छी बातें करना, मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको हम अपनी पंजाबी इस्तेलाह में सुल्तान रही कहते हैं, गंडासा जट कहते हैं जी, फड़ लो मार दो छोड़ूंगा नहीं। तो वो चीज़ें पॉलिटिकली चलती हैं, वो इलेक्शन में चलती हैं। मगर जब आप स्टेट क्राफ्ट का हिस्सा बनते हैं तो फिर आपको पैसा चाहिए। अब गुंडापुर को ये बात समझ आ गई कि ऑलरेडी हम इतने मार खा रहे हैं, और अगर हमने वफाक से भी वो काम शुरू कर दिया, वही अग्रेशन अग्रेशन, तो वो तो पैसे रोक लेंगे। तो जब पैसे रोक लेंगे तो हम घर में भी गंदे होंगे, पॉलिटिकली तो पहले ही हम पे प्रेशर है। तो मुझे लगा कि वो आपकी मजबूरी थी, आपको ये निज़ाम समझना पड़ेगा। इन निज़ाम में रह के अगर आपने इनकलाब लाना है या कहना है, पंजाबी में कहते हैं, अगर आपने इस निज़ाम के साथ नहीं चलना तो इसकी प्राइस बड़ी हैवी है। तो मेरा ख्याल है गंडापुर को रियलाइज़ हो गया 2 हफ्ते में कि आप इस तरह की फाइट नहीं कर सकते, लिहाजा उसने चुप करके इस्लाम कबूल कर लिया। सर, हुकूमत की तरफ अब आएँगे, हुकूमत पर बात करेंगे, तो जो आईएमएफ के नए शराइत है कि निजकारी की जाए, जैसे पीआईए का और दीगर इदारों का, तो क्या समझते हैं कि इससे हुकूमत को मुश्किलात पेश आएँगी? और जो नया पैकेज आएगा आईएमएफ की जानिब से, क्या समझते हैं कि माशी इस्तेहकाम इस बार पाकिस्तान में मुमकिन है? देखें ये बड़ी अजीब सी परसेप्शन है पाकिस्तान में आम आदमी की, जिसमें आप और मैं भी शामिल है, कि जी आईएमएफ ये डिक्टेशन देता है। इस तरह नहीं होता। आप जब बैंक के पास जाते हैं, जब आपको बैंक कोई उधार देता है तो वो आपसे पूछता है कि मेरा उधार आप किस तरह उतारेंगे। तो ये अल्लाह की मेहरबानी से ये हमारी सजेशन होती है कि हम लोगों को जूते मार के बिजली के बिल से पैसे लेंगे, हम लोगों के गले से हाथ डाल के सुई गैस से कि उनके घरों में जो आती है, 400 गुना इजाफा हुआ है 1 साल में उसकी प्राइस में। तो ये पाकिस्तान के हुक्मरानों की मेहरबानी, और एक अजीब फिक्रा है हमारे मीडिया में चलता है, मैं आपसे कोई डायरेक्ट नहीं हो रहा माजरत के साथ, ये मीडिया में होता है जी कि मुश्किल फैसले करेंगे, मुश्किल वक्त आ गया। हुक्मरानों ने, वजीर आजम ने कहा कि मुश्किल फैसले करेंगे। मुश्किल वक्त क्या, तुमने मर्सिडीज छोड़ के 8 नंबर वैगन पे बैठा है? मुश्किल फैसले तो वाम के लिए हैं, जूते तो लोगों को पड़ने हैं।
मुश्किल फैसले तो तब है ना कि मुझे बताएं कि मुश्किल फैसला ये किया कि सारे वज़रा से ना गाड़ियां ले ली हैं, अब वो मोटरसाइकिल पे दफ्तर आएंगे। ये मुश्किल फैसला है। मुश्किल फैसला तो ये है कि हर दफ्तर में सिर्फ एयर कंडीशन होगा। मुश्किल फैसला ये है कि कोई मर्सिडीज वजीर आजम नहीं इस्तेमाल करेगा। मुश्किल फैसला ये है कि वो बाहर एरोप्लेन अपने पे नहीं जाएगा, वो आम सफारी के साथ जाएगा। कभी इस तरह का मुश्किल फैसला सुना आपने? मुश्किल फैसले ये होते हैं जी कि आप पेट्रोल महंगा करने लगे हैं, हो जी बड़ा मुश्किल फैसला हो गया। जुतियां साढ़े सिर थे तो मुश्किल फैसला। तो ये आईएमएफ एक बैंक है। पाकिस्तान जब तक अपनी बिजली सस्ती नहीं करेगा, पेट्रोल सस्ता नहीं करेगा, गैस सस्ती नहीं करेगा, यहाँ प्रोडक्टिविटी हो नहीं सकती, यहाँ इंडस्ट्री नहीं लग सकती, बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। ये अभी तक 75 ईयर्स का एक ही मॉडल है। गोरों से कर्जा लो, मुल्क चलाओ और आवाम को जूते मारो, ये वही निज़ाम चलेगा। सर, क्या समझते हैं मौजूदा हुकूमत की जो मुद्दत है वो आप कहाँ तक देखते हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज़ अ पोज़ीशन इस दफ़ा ज़्यादा मुश्किलात का बाइस बन सकती है हुकूमत के लिए? देखिए, मैं क्योंकि यहाँ बैठा हुआ हूँ और मीडिया का हिस्सा हूँ, मेरी जो इतला भी है और अकल भी है और जो खबर भी है, इमरान के लिए कोई चांस नहीं, पीटीए के लिए कोई दरवाज़ा खुला नहीं है, जो अभी तक की, जब आप सर, मेरे ये से इंटरव्यू कर रही हैं। मार्च में इमरान खान की रिहाई को भी अभी तक हम ना समझे। नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं आई डोंट सी एनी एनी होप फॉर इमरान। क्योंकि एक खूबी मैं आपको बताता चलूँ इमरान की, अच्छी या बुरी बात आप उससे एग्री करें। इमरान ने अभी तक कोई लचक शो नहीं की। वो समझता है कि जो वो समझ रहा है वो सही समझ रहा है और उसमें उसने पोजीशन ली है। मेरी राय में, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है एज ए सहाफ़ी, वो ये कह रहा है कि अगर इमरान खान अपनी लाइन नहीं बदलेगा तो ये निज़ाम उसको कोई स्पेस नहीं देगा, उसको एक इंच भी ज़मीन नहीं मिलेगी। वो इसी तरह बाकी का टाइम जितना भी सर, नज़र आ रहा है वो जेल में गुजारेगा। आपको डील करनी पड़ेगी हुकूमत से। यहाँ तो डील ही होती है। पाकिस्तान की जो 75 साल की तारीख है उसमें सबसे बड़ी जो शहीद जमहूरियत जिसको आप कहते हैं, वो 2006 में मुशर्रफ से मिली थी अबू धाबी में बेनज़ीर। तो अल्लाह की मेहरबानी हुई 2007 में वापस आई। नवाज शरीफ शुक्र करे सऊदी अरब और लेबनान का, उसको सऊदी अरब ले गए। तो यहाँ तो हमेशा डील्स हुई हैं। कोई एक मुझे भुट्टो जुल्फकार की बता दें, वो जब पावर में आया, वो भी प्यार मोहब्बत थी उसकी भी, या हाँ के साथ, बाकी जर्नैलों के साथ। तो यहाँ तो डील शील इज समथिंग नॉट न्यू, इज सेम। वो कहते हैं ना, पुरानी कहानी। यहाँ तो अभी तक वोट से तो बिना नहीं ख्याल कोई हुकूमत बनी और वोट से कोई हुकूमत गई है। सर, मौजूदा हुकूमत का मुस्तकबिल क्या सियासी इस्तेकाम लाने में कामयाब हो जाएंगे शहबाज शरीफ और ख़ास तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब? देखिए, उनकी कोशिश है, जहाँ पे मुझे लगता है शायद ये थोड़ा सा स्पेस दे दें, वो यही है कि आईएमएफ से अपना कर्जा कुर्जा ले लें, को थोड़ा डॉलर मुस्तहकम हो जाए। थोड़ी बिजली का भी ये सोच रहे हैं सस्ती करें। क्योंकि अल्टीमेटली आप थर्ड क्लास भी जमहूरियत हों, जितने मर्जी आप नारे लगा लें, अल्टीमेटली आपको रिलीफ देना पड़ेगा। ये कह लें कि चलो इस थके आ रहे सिस्टम की एक मजबूरी कह लें। तो मुझे लगता है कि आफ्टर ऑल ये भी बेवकूफ़ लोग नहीं। 5 दफ़ा इससे पहले पीपल्स पार्टी और 5 दफ़ा नून हुकूमत कर चुके हैं। अब ये छठी बार है वो पावर शेयर कर रहे हैं। तो उनको पता है कि पावर के लिए कुछ ना कुछ आपको लोगों के लिए भी सोचना पड़ेगा। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इतनी मायूसी है, इतनी बेरोज़गारी है कि मैं, यकीन करें, कोई थोड़े से राशन के बैग अपना एक नेकी समझ के कुछ लोगों को दिए हैं। तो उस दिन से हमारे घर में ना वो कोरोना आ गया, हम बाहर ही नहीं निकल सकते। बाहर निकले तो 15 बंदे खलोते होते हैं बैग लेने के लिए। तो इस कंडीशन में मैंने पूरी अपनी लाइफ में इतनी पॉवर्टी और इतनी डिप्रेशन, इतनी मायूसी पाकिस्तान में पहले कभी नहीं देखी। यानी हुकूमत को स्टेबल होने के लिए अवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सियासी मैनेजमेंट नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, जिसकी वजह से उनको आए रोज़ मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसा कहना है ताहिर मलिक साहब का। लेकिन यहाँ पे अहम सवाल ये है कि क्या हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो जाएगी? इस पर आप सबकी क्या राय है? एसएनएन की कमेंट बॉक्स में अपने राय का इज़हार कीजिए। प्रोग्राम पावर टॉक से इजाज़त दीजिए। दोबारा हाजिर होंगे एक नए मौजू, एक नए मेहमान के साथ। देखते रहिए एसएनएन न्यूज़।